Hello and good morning students. Today we are going to discuss about the balanced chemical equation. Why we need to balance the chemical equations? As we studied in our earlier classes or in 9th class that the law of conservation of mass means mass can neither be created nor destroyed in chemical reaction. जब भी chemical reaction होती है तो मास को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है और रिएक्शन हो जाने के बाद में उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है. मतलब जितना पहले मास था उतना ही बाद में होगा. मींस मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. अंडरस्टूड. तो यहां पे दिया गया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अभी हम हमारी एक्टिविटी 3 देखते हैं. उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ जिंक के ग्रेनुअल्स थे, जिंक के टुकड़े थे और हमारे पास जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था. तो हम यहाँ पे वो लिखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है. अगर नहीं है तो हमको बैलेंस करने की जरूरत होगी. तो बैलेंस कैसे करते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले हमारी जो एक्टिविटी 1.3 थी वो क्या थी. वो ये थी कि हम जो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे थे और हमें यहाँ पे अल्टीमेटली जो है वो मिल रहा था जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां से रिलीज हो रही थी. ये तो हम 8th क्लास में भी देख चुके हैं कि जब भी हम एक कोनिकल फ्लास्क में, इस तरह के फ्लास्क में जब यहाँ पे थोड़ा सा एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल कर देते हैं तो क्या होता है उस कंडीशन में. उसके बाद में हम इसमें जिंक के छोटे छोटे ग्रेनुअल्स पुट करते हैं. तो थोड़ी देर बाद यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होकर के बाहर निकलने लगती है. ठीक है. ये हमारी टोटल रिएक्शन होती है. तो इसको हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और इसको हम एक्चुअल केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे. तो जिंक का सिंबल होता है क्या, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल जो है कंपाउंड है एक्चुअली है. तो इसका कंपाउंड फार्मूला क्या होता है, H2SO4. यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो हाइड्रोजन जो है वो कभी भी गैस के फॉर्म में अगर रिलीज होती है तो वो उसके डायटमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है. ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, है ना. उन डायटमिक, ट्रायटमिक, मोनोएटमिक ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. अगर नहीं पढ़ा तो एक बार आपको देखना है. ठीक है. अब यहाँ पे H2 गैस अगर यहाँ से रिलीज हो गई तो बच जाता है ZnSO4 और यही हमारी होती है केमिकल इक्वेशन जो कि हमने इस रिएक्शन के बिहाफ पे लिखी हुई है. अब अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि क्या ये बैलेंस है या नहीं है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा. वो लिस्ट कैसी, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एलिमेंट्स, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड या ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है. अब एलिमेंट देखेंगे. सबसे पहले हम एलिमेंट देखते हैं. जिंक मेटल है हमारा. ठीक है. LHS में कितना है, 1 है. 1 टाइम है तो यहाँ पे लिख देंगे 1. RHS में देखेंगे यहाँ पे जिंक है. हाँ ये रहा जिंक, 1 टाइम ही है ये भी. देन हम देखेंगे हाइड्रोजन था हमारे पास, कितने एटम के साथ है, डायटम के साथ है तो यहाँ लिख देंगे 2. LHS में और कहीं तो नहीं है. RHS में देखेंगे यहाँ भी डायटमिक के साथ रिलीज हुआ है, ये भी इक्वल है. थर्ड है हम देखेंगे सल्फर क्या था, सिंगल एटम के साथ था, मोनो एटमिक. हाँ यहाँ पे भी सिंगल एटम के साथ मोनो एटमिक कंडीशन में है यहाँ पे. तो 1 यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं. यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन 4 एटम के साथ था यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन और LHS में इसके 4 एटम्स लिख देंगे. ठीक है. अब इधर देखेंगे ऑक्सीजन कहीं पे है. हाँ ये रहा ऑक्सीजन, कितने एटम है, 4 एटम है तो हमने 4 लिख दिया यहाँ पे. अब देखो LHS और RHS में जब एटम्स की इक्वलिटी होती है तो वी कैन से दैट द केमिकल इक्वेशन इज ऑलरेडी इन द बैलेंस्ड फॉर्म. अंडरस्टूड.
Here it is zinc 1 means it is correct. Hydrogen 2 it is also correct. Sulfur 1 it is also correct, and oxygen 4 it is also correct. So this particular equation is already in the balanced form. We do not need to add anything in this particular equation. Understood? अब जब ये पर्टिकुलर बैलेंस फॉर्म में है तो हम कोई सी अब एक इम्बैलेंस या कहें तो स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे जो कि आपकी बुक में दी हुई है, और उसको बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, आप 10th क्लास में है तो 10th क्लास में हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व या कहें तो इम्बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस बनाने का तरीका बताया गया है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमारी टेक्स्ट बुक में ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास Fe यानी आयरन है, यहाँ पे वाटर है, और ये आयरन ऑक्साइड बना हुआ है हमारे पास, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। लेकिन क्या ये बैलेंस फॉर्म में है? तो ये इम्बैलेंस फॉर्म में, ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है, इसको स्केलेटल फॉर्म बोला जाता है इसका। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए जो हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, हम इस मेथड के थ्रू इसको बैलेंस करने वाले। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है? तो बिल्कुल सिंपल तरीका है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। हालांकि इसके और भी दूसरे तरीके होते हैं, लेकिन पहले हम बेसिक चीजें सीख जाएं जो हमारी बुक में दिया हुआ है, फिर इसको जो है सॉल्व करने के तरीके और बैलेंस करने के तरीके, एकदम फटाक से करने के तरीके, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है आयरन, वाटर, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है जो आपकी बुक में दी हुई है, स्टेप 1। स्टेप 1 में ये लोग क्या कर रहे हैं? स्टेप 1 में इन्होंने बोला है कि सबसे पहले आप क्या करो, सभी पे ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट क्यों लगाना है? क्योंकि ऑलरेडी जो इनके एलिमेंट हैं, इनके कंपाउंड है, कंपाउंड के जो एलिमेंट बने हुए हैं, तो ये ऑलरेडी इनके एक्चुअल फॉर्म में है, मतलब ये कंपाउंड उसी फॉर्म में है जिस पर्टिकुलर फॉर्म में ये उन एलिमेंट से, मतलब डायटमिक या ट्राइटमिक एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं और अपने आप का कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो ये उसी फॉर्म में है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर चेंज हो गया तो फिर ये उस पर्टिकुलर कंपाउंडेड फॉर्म में नहीं रह पाएगा। जैसे हम ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2, है ना, जब उसकी गैसियस स्टेज में होती है। लेकिन जब हम एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हैं 70 किलोमीटर के अबव, तो हम क्या बोलते हैं? उसको ओजोन बोलते हैं ना, O3। O3 क्या है? वो भी एक काइंड ऑफ ऑक्सीजन है ना। लेकिन उनके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से, मतलब जब डायटमिसिटी होती है उसके मॉलिक्यूल की, तो गैसियस फॉर्म में अर्थ में प्रेजेंट होती है, और जब एटमॉस्फेयर में ऊपर की साइड जाते हैं तो ट्राइएटमिक एटमिसिटी हो जाती है उनकी, तो वो मॉलिक्यूल वहां पे चेंज हो जाता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जैसे हैं उनको वैसे ही रखना है हमको, इसीलिए इनके ऊपर हम लगाएंगे ब्रैकेट। तो स्टेप नंबर 1 में यहां पे हम लिख देंगे कि पुट दी ब्रैकेट, और वी कैन से बॉक्स ऑन दी एलिमेंट्स ऑब्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो बोल रही है वो हमको करना है, तो ये लिखा हमने Fe। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलना है, आप भी एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। फिर पहले हम ये 2-3 इक्वेशन में 2-3 एग्जांपल में फॉलो कर लेते हैं, देन फिर आप कैसे भी कर सकते हो, है ना। तो जल्दी करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। Fe प्लस H2O से बना हमारा Fe3O4 प्लस H2, ये यहां से रिलीज हुई है। तो ब्रैकेट पुट करो पहले, मतलब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हमको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। एक बात याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। स्टेप नंबर 2, बस फर्स्ट स्टेप यहीं तक है। स्टेप नंबर 2 है ना, पुट द बॉक्स ऑन द कंपाउंड, या आप लिख लीजिए अराउंड द एलिमेंट और द कंपाउंड। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि स्टेप नंबर 2 है, ये क्या आता है? स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि हमको लिस्टिंग करना है कि क्या LHS साइड पे, अब ये वाला पूरा साइड LHS कहलाता है हमारा, और ये वाला पूरा साइड जो है एरो के इधर का, ये RHS कहलाता है। तो LHS और RHS वाली साइड पे क्या जो जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं वो इक्वल है या इक्वल नहीं है, तो इनकी लिस्टिंग करना है। तो स्टेप 2 है लिस्ट द एटम्स ऑफ द
एलिमेंट्स, लिस्ट द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। तो हम एक चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे एलिमेंट, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS, मतलब नंबर ऑफ एटम उस एलिमेंट का लेफ्ट हैंड साइड में, एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS, मतलब राइट हैंड साइड में। बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आएगा। यहां तक तो मेरे को लगता है कुछ भी नहीं किया हमने। अब सबसे पहले एलिमेंट कितने हैं वो लिखेंगे। तो हमारे पास एक है आयरन, दूसरा एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट हमारे पास है ऑक्सीजन। सारे एलिमेंट हो गए क्या? हाँ, सारे एलिमेंट हो चुके हैं। अब देखते हैं आयरन जो है उसके कितने एटम्स LHS साइड में हैं। ये एरो के इधर LHS साइड है, देखो कितने एटम है। आयरन का 1 ही एटम है, लिख दिया 1। इधर कितने? अरे बाप रे, इधर तो 3 एटम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, यहाँ कितना एटम है? 2 एटम्स है, तो यहाँ लिख देंगे 2। इधर कितना एटम है? तो यहाँ भी 2 एटम है, यहाँ भी लिख देंगे हम 2। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन है ना। LHS साइड में कितने एलिमेंट है? एटम है, 1 ही एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम जो है वो 4 हो गए। अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे? अब तो ये हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो टफ हो गया है कि ये तो डिफरेंट हो गए, हाइड्रोजन सेम है और पता नहीं क्या करेंगे हम लोग। तो वेरी सिंपल है, अभी तो हमने लिस्टिंग की है, कोई बात नहीं। अभी हम इस स्टेप को अगेन लिखेंगे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 हम लिखेंगे, स्टेप नंबर 3, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे लिख देंगे स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम द कंपाउंड having maximum number of atoms। थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जिनके पास सबसे ज्यादा, ऐसा कंपाउंड देखिए जिनके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम कौन से? इन सभी चाहे LHS में हो चाहे RHS में हो, हमको उससे मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम कौन से कंपाउंड के पास है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं किसके पास है, इस पर्टिकुलर आयरन ऑक्साइड के पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अभी हम लोग इस इक्वेशन को एज इट इज फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। और फिर हम लोग बैलेंसिंग की प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन, ये लिख दिया आयरन, ठीक है, प्लस वाटर, यहां से हुआ है Fe3O4 प्लस यहां से रिलीज हुई है H2, है ना। और ये ब्रेकेट अभी हम लोग लगाना भूलेंगे नहीं, ब्रेकेट लगे हुए रहने देंगे। एक थोड़ी सी और चीज है कि आप जब ये साइन पुट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बैलेंसिंग कर रहे हैं ना, इसके बीच में थोड़ी थोड़ी सी गैप आपको छोड़ना पड़ेगी, ठीक है। ये इनके बीच में आप थोड़ी सी गैप जो है वो रहने दीजिएगा, ताकि वहां पे हम नंबर लिख सकें। अब हम लोग देखते हैं ये टेबल के हिसाब से आयरन यहाँ पे कितना है। तो देखिए अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे जिसके पास सबसे ज्यादा, पहली स्टेप क्या बोलती है कि सबसे ज्यादा जिसके पास एटम है, पहले हमको उस कंपाउंड को लेना है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि अब जैसे बोडमास रूल लगता है ना मैथमेटिक्स में, इसका भी एक रूल होता है, ठीक है। इसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे मेटल्स, फिर लेंगे नॉन मेटल्स, फिर हम लोग लेंगे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, जो भी प्रेफरेबली सूट करेगा वो ले लेंगे। और आप लोग इजीली इस तरीके से बना पाओगे, ठीक है। तो मैं अभी इसको रफ कर रहा हूं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मेटल क्या है, आयरन है, यहाँ पे 3 है। तो बिना किसी चीज में देर किए ये वाला 3 जो है हम इसके डायरेक्टली आगे पुट कर देंगे, क्योंकि ये 3 और ये 3 दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो जो मेटल है वो हमारी बैलेंस फॉर्म में रहेगी, तो हम इसके आगे पुट कर देते हैं 3, है ना। अभी हमारे पास हो गया 3Fe प्लस H2O प्लस दिस एंड दिस। अभी हम लोग ये वाली टेबल अगेन यहाँ पे बनाएंगे, ये याद रखिएगा आप। मैं इसी में संशोधन कर रहा हूं, इसी में मैं ये चीज जो है, अभी आप ये टेबल बना लीजिए, फिर मैं
अगली स्टेप के लिए, मतलब स्टेप नंबर 4 के लिए इसी टेबल का यूज करूंगा, लेकिन आपको वहां पे अगेन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपने ये ड्रॉ कर ली होगी टेबल। अब ये जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पे टेबल लिख रहा हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए टेबल क्या हो जाएगी, आयरन यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे जो मैंने 1 लिखा हुआ था ना उसको मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये 3 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 और 2 थी और ऑक्सीजन 1 और 4 थी। इसमें हमारे को कोई प्रॉब्लम, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 के लिए हमारी ये टेबल अभी हमारे पास है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इन दोनों में, या कहें तो इस पूरी इक्वेशन में, ये वाला जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला कंपाउंड है, यहाँ पे देखेंगे क्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद ऑक्सीजन है, तो या तो हम ऑक्सीजन ले सकते हैं या तो फिर हम हाइड्रोजन ले सकते हैं, पर हाइड्रोजन एक्चुअली इक्वल है तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेंगे। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा अगर हम इस ऑक्सीजन को यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ पे 4 पुट कर दूं, इसका मतलब तो ये क्या हो जाएगा 3 Fe प्लस, सॉरी ये 4 मुझे यहाँ पे पुट करना है और ये बॉक्स के अंदर H2O एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा Fe3O4, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है हमने, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस H2। अब हमारी अगली जो टेबल बनेगी उसमें हम लोग क्या बताने वाले हैं कि देखो, अब जो स्टेप नंबर 5 के लिए टेबल आने वाली है, अब वहां पे देखिएगा ये जो हमारी टेबल थी इसमें आयरन और आयरन इक्वल है, यहाँ पे देख लो 3 और 3। ठीक है, आयरन आयरन इक्वल, ये टिक। यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्वल है क्या, नहीं। ऑक्सीजन को हमने अभी यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया है 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया है 4, तो इसको टिक कर दो। अभी हमारे पास बच जाता है हाइड्रोजन। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए कि जब हमने ऑक्सीजन के लिए 4, क्योंकि हम अंदर कुछ भी पुट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारा H2O का फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो वाटर रह नहीं जाएगा जो एक्चुअल कंपाउंड वो है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको बाहर पुट करते हैं, लेकिन बाहर पुट करने से O तो 4 हो गया, लेकिन H जो है उसमें भी तो चेंज आएगा। पहले ही H हमारे पास 2 टाइम्स था और उसके आगे 4 लग गया, तो H जो है वो 2 टाइम्स था, अब वो 4 टाइम्स और बढ़ गया है, मतलब 2 4 जा, इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 4 जा 8 टाइम हो गया है। तो अब हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास यहाँ पे 8 टाइम हो गया है, और यहाँ पे RHS साइड में हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 2 टाइम ही है अभी। तो अभी हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 8 टाइम है, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम है। अगर इसको मुझे 8 टाइम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है 4 टाइम का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारी अगली स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 3Fe, ये ऑलरेडी एज इट इज है, प्लस 4H2O, ये भी ऐसा का ऐसा है। अभी आप लोग ये ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, ठीक है, बॉक्स को आप हटाएंगे नहीं। ये हो जाएगा Fe3O4 और ये हो जाएगा आपका 4H2। ठीक है, समझ गए क्यों? अभी मैंने बताया था ना कि 2 4 जा 8 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारी जो टेबल बनेगी उसमें ये 8 आ जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं 3 3 8 8 4 4, मतलब all the atoms, all the elements are arranged equally in this particular equation, means अभी हम इसको बैलेंस्ड इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हमको अधूरी लग रही है क्योंकि अभी हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया हुआ है। तो ठीक है, स्टेप नंबर 6 में हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 6, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O, यहाँ पे हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2 और ये वैल्यू होगी गैस। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, हमने बैलेंस करना सीखा है जो हमारी इक्वेशन है उसको, लेकिन और भी ज्यादा इसको ब्यूटीफुल लुक के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक्चुअल जिस स्टेट में ये पर्टिकुलर एलिमेंट है वो लिख देते हैं ना कि कौन सा कंपाउंड किस स्टेट में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे सॉलिड के लिए हम S लिखते हैं, लिक्विड के लिए L लिखते हैं, इनके इनिशियल वर्ड्स को लिख देते हैं। एक्वेस के लिए AQ लिखते हैं। एक्वेस मतलब क्या, मतलब वो वाटर में डिजोल्व है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ऐसा लिखते हैं। जैसे 3Fe, तो ये 3Fe, अब स्टेप नंबर 7 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 3Fe। Fe मतलब आयरन, आयरन हम सॉलिड फॉर्म में होता है तभी उसको टैग करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे S मतलब, ये ब्रैकेट में S का मतलब है कि सॉलिड फॉर्म में, प्लस 4H2O। अब H2O क्या है, वाटर, और वाटर कौन से फॉर्म में होता है,
कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लिक्विड, या फिर स्मॉल एल पुट कर दीजिए आप, स्मॉल ही पुट करना होता है एक्चुअली। Fe3O4, Fe3O4 मीन्स व्हाट? आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड जो बना हुआ है ये कैसा है? Fe3O4, ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में है। प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई थी, तो ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा? हाइड्रोजन के फॉर्म में। और ये एरो इंडिकेट करता है कि ये गैस रिलीज हुई है। तो ये पर्टिकुलर हमारी 7th नंबर की जो इक्वेशन होती है ये बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। और इसको प्रॉपरली ऐसे हम लिखते हैं कि कौन सा सॉलिड फॉर्म में, कौन सा लिक्विड फॉर्म में, फिर कौन सा अगेन सॉलिड फॉर्म में। जस्ट राइट इट डाउन। मैं अभी इसको मिटाने वाला हूं, फिर हम नेक्स्ट इसका एक और एग्जाम्पल ऐसा ही देखते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पे हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक में ही दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एग्जांपल। भाई फोटोसिंथेसिस क्या होती है ये तो हम 5th क्लास से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, सो आई थिंक वी डू नॉट हैव टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, कि जो प्लांट होते हैं वो अर्थ से वाटर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट they make or they synthesize their own food, that is called the glucose, and release the oxygen which is so needful for us. Understood? Okay, तो हम ये लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, ये सबसे इनकी मेजर रिक्वायरमेंट क्या होती है प्लांट की? कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिख दिया हमने भैया कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO2 के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, अगला इसमें क्या होता है? वाटर लेते हैं। ये कैसे लेते हैं? अर्थ से, तो यहाँ पे हम वाटर लिख देते हैं, H2O, सॉइल से वाटर लेते हैं, है ना। और यहाँ पे जब हम ये एरो लगाते हैं तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे हम लोग वो कंडीशन लिखते हैं जो नीडफुल होती है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो कंडीशन इस एरो के ऊपर लिखी जाती है, याद रखना आपने। सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। एक और चीज होती है, हाँ, क्लोरोफिल। क्या होती है? क्लोरोफिल, कि अगर क्लोरोफिल भी नहीं होगा तब भी वो लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अपना ऑन फूड नहीं बना पाते हैं। अब फूड क्या बनाते हैं वो? ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, ठीक है, प्लस एटमॉस्फेयर को क्या रिलीज करके देते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन गैस, तो वो होती है O2 के फॉर्म में। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अब ये हमने लिख दिया, लेकिन क्या ये बैलेंस फॉर्म में है? ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है, हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्केलेटल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने स्टेप बताई थी वो वाली स्टेप हम फॉलो करेंगे। अभी मैं सारी स्टेप यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि वो बहुत टाइम लग जाता है उसमें, और बोर्ड भी हमारे पास स्पेस कम है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे स्टेप नंबर 1 क्या थी? स्टेप नंबर 1 थी कि सबसे पहले पुट द ब्रैकेट अराउंड ऑल द एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स। तो ब्रैकेट पुट करो भैया, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट एंड दिस इज द ब्रैकेट, बॉक्स पुट कर दिया सभी के अराउंड में। स्टेप नंबर 2 क्या थी? अब स्टेप नंबर 2 थी लिस्ट बनाओ इनकी, ठीक है, लिस्ट दी एलिमेंट्स। तो यहां पे हम लिख देंगे एलिमेंट, यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ एटम्स इन LHS साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन RHS साइड, ठीक है। एलिमेंट क्या है? कार्बन, कितना है कार्बन? यहां पे है 1, और कार्बन यहां पे है 6। अगला है ऑक्सीजन, कितना है ऑक्सीजन? 2 यहां पे है, और प्लस में 1 यहां पे भी है, ये 3 हो गए, तो यहां पे हम लिखेंगे 3। अब राइट हैंड साइड पे देखेंगे, ऑक्सीजन ये रहा, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 2, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए ना। अब अगला हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है भैया? हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ पे 2 है एटम्स और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 12, एंड इट इज टोटली इम्बैलेंस्ड। ऑल द एलिमेंट्स और द एटम्स आर इम्बैलेंस्ड इन दिस इक्वेशन। अब बैलेंस कैसे करेंगे? इतनी बड़ी इक्वेशन मुझे तो 5th क्लास में याद भी नहीं होती थी, ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा।
तो सबसे पहले स्टेप नंबर 3 क्या बोलती है? स्टेप नंबर 3 ये कहती है कि सबसे ज्यादा बड़ा जो हमारा एलिमेंट है या कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है उसको कंसीडर करो यहाँ पे भैया। अब इसको कंसीडर करने के बाद में क्या करो? मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये वाला बोडमास रूल जो उसमें होता है इसमें ये रूल होता है, इसको फॉलो करना है हमको। देखो सबसे पहले मेटल है क्या? नहीं है भाई। कार्बन, हाइड्रोजन ये सभी नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल में भी सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे? कार्बन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम लास्ट में लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर प्रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ले लेंगे हम, तो कार्बन में क्या करेंगे? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 6 का ये वाला 6 यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CO2, ये ब्रैकेट एज इट इज, अंदर तो कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे 6 क्योंकि 6 यहाँ पे था, बस H2O इसके ऊपर ब्रैकेट। अब ये सनलाइट प्रोब फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा C6H12O6, वेरी नाइस, और यहाँ पे हो जाएगा O2। अब स्टेप नंबर 4 में हमको देखना है और वैसे ही करते रहना है। स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे? यहां से देखेंगे कि अब इन दोनों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में मतलब ग्रेटर कौन सा है, या कहें तो ग्रेटर नहीं भी देखे तो अकॉर्डिंग टू अवर प्रेफरेंस हम हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं तो कोई भी ले सकते हैं उन दोनों में से। अब देखिए ये 6 हो गया है, तो ऑक्सीजन का बैलेंस गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? H2, यहाँ पे हाइड्रोजन H12। अब एक बात हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हाइड्रोजन H12 यहाँ पे, H2 यहाँ पे, तो हम लोग क्या करें? हाइड्रोजन का 12 यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे मैं 6 पुट कर दूं हाइड्रोजन के आगे, तो 6 2 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन की कंडीशन गड़बड़ाएगी तो हम वो आगे देख लेंगे, अगर फिर भी सही नहीं होता है तो फिर हम वापस से हाइड्रोजन पे आ जाएंगे। यही हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या? आप लोग वो पिट्ठू वगैरह खेलते हो ना, या फिर वो जो बॉल से वो पत्थरों को मारते हो, लगा तो लगा, नहीं लगा तो अगली बार फिर ट्राई करेंगे, फिर हिट करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, बस वही यहाँ पे भी करना है। इसकी एक यूनिवर्सल मेथड भी है पर वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी 10th क्लास के कोर्स के सिलेबस के हिसाब से आपके करिकुलम में यही दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं C6H12O6, H2 यहाँ पे, H12 यहाँ पे, इसको हमको 12 बनाना है, तो यहाँ अगर 12 है तो इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें और भी बाहर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे? ये हो गया 6 CO2, ये हो गया हमारा 6 H2O, ये हो गया हमारा C6H12O6, और ये है हमारा O2, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे इसी टेबल में एक बार लिख के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कार्बन कार्बन 6 हो चुके हैं, हाँ भाई हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन 12 ये भी हो चुके हैं, तो हाँ भैया हाइड्रोजन 12 ये भी हो चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे पहले देखते हैं 2 है ना, और ये 6, तो 6 2 जा 12 ऑक्सीजन हो गया है, क्योंकि ये सफिक्स और ये जो फ्रंट में लिखा हुआ रहता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए प्लस 6 ऑक्सीजन ये हो गए, अरे बाप रे टोटल 18 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे हम 18 देख लेते हैं, यहाँ पे कितने हैं? O6 है, हाँ आगे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ये तो O2 ही है। अब O2 है और यहाँ पे हमको चाहिए 6, मतलब 18 टोटल चाहिए, तो 6 में 12 प्लस करेंगे तो आएगा ना, और ये 2 को अगर 12 बनाना है तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 12 और 6 हो जाएगा 18, और 18 तो इधर था ही, और ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन LHA साइड में अगेन काउंट कर लीजिए आप, 6 2 जा 12 और 6 ये हो गया, 12 और 6 18। यहां पे देख लीजिए 6 ये है और 6 2 जा 12 6 18, तो यहां पे भी हो गया 18। वाओ, इट इज बैलेंस। स्टेप नंबर 5 है ना। स्टेप्स कितनी भी हो सकती है, टेंशन मत लेना। हमारे ब्रैकेट्स ओपन करना है, जैसे मैंने बताया था, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट्स। 6 CO2 प्लस 6 H2O, और यहां से हो जाएगा C6H12O6, ये हो जाएगा प्लस में 6O2, ठीक है, और ये ऑक्सीजन गैस हो जाएगी यहां से रिलीज। अब यहाँ पे हम एक बार देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप अगर आप डालना चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में, और अगर नहीं लिखना चाहें तो आप इसी स्टेप में लिख सकते हैं कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब उन्होंने एटमॉस्फेयर से लिया था तो कैसे फॉर्म में था, ऑब्वियस सी बात है गैसियस फॉर्म में, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे G,
ठीक है। H2O कैसे फॉर्म में था, ऑब्वियस सी बात है लिक्विड, तो यहां पे हम लिख देंगे L। C6H12O6। अब याद रखिएगा जब ग्लूकोज ये बनाते हैं तो ये उसमें डिसॉल्व, वाटर में डिसॉल्व होता है ये, इसीलिए ये एक्वस फॉर्म में आएगा, और एक्वस फॉर्म के लिए हम लोग लिखते हैं AQ, याद रखिएगा, ठीक है। और प्लस 6O2 और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज होगी तो कौन से फॉर्म में होगी, ऑब्वियस सी बात है गैसियस फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये आपकी एक्चुअल बैलेंस इक्वेशन है, आप लोग हर कहीं पे देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया हो तो आप खुद समझदार है क्या करना है। थैंक यू।